अब जरा ममता बनर्जी के चुनावी नैरेटिव को समझते हैं, क्योंकि किसी भी नेता की असली ताकत सिर्फ नीतियों में नहीं बल्कि उस कहानी में होती है जो वो जनता के सामने पेश करता है। 2011 ये वो साल था जब 34 साल पुराना लेफ्ट शासन खत्म हुआ और इस बदलाव के केंद्र में था एक बेहद ताकतवर जमीनी नारा, माँ माटी मानुष। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये ममता का इमोशनल कार्ड था जिसने आम बंगाली को सीधे जोड़ा। इसके साथ एक और लाइन लगातार सुनाई दी, बदला नहीं बदलाव चाहिए। ये बहुत रणनीतिक था, क्योंकि इससे ममता बनर्जी ने खुद को आक्रामक विपक्ष नहीं बल्कि एक जिम्मेदार विकल्प के रूप में पेश किया। यही वो फेज था जब उनकी ग्रास रूट लीडर की इमेज बनी, सड़क से उठी लोगों के बीच की नेता। फिर आता है 2016, जब चुनौती थी सत्ता में बने रहने की। मां माटी मानुष ब्रांड को बरकरार रखते हुए एक नया टोन जोड़ा गया, लेकिन इस बार सिर्फ भावना नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर जोर था। कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं को सामने रखा गया, ये दिखाने के लिए कि जो वादा किया था वो जमीन पर उतारा भी गया है। यही वजह रही कि तृणमूल की पकड़ सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि जिलों और गांवों तक और मजबूत होती चली गई। और फिर आता है 2021, शायद ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे निर्णायक नैरेटिव। इस बार नारा था, बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है। ये एक साधारण स्लोगन नहीं था, ये सीधा इमोशनल और बंगाल की अस्मिता से जुड़ा था। इसे बंगाली बनाम बाहरी की बहस से जोड़ा गया और ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। इस नैरेटिव ने चुनाव को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक लड़ाई में बदल दिया। तो ममता, बंगाल और तीनों चुनावों को आसानी से समझना है तो 2011 में परिवर्तन, 2016 में प्रदर्शन, 2021 में पहचान। इसी सूत्र ने तमाम विरोध, दबाव और चुनावी बवंडर के बीच ममता बनर्जी की कुर्सी को थामे रखा। लेकिन 2026 में मुद्दा अलग है और नैरेटिव अलग है। बीजेपी भी परिवर्तन का नारा लगा रही है। जिस सिंगूर ने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, वही सिंगूर इस बार बीजेपी के लिए चुनाव का रणक्षेत्र बना है। शायद इसीलिए 294 सीटों की इस लड़ाई में इस बार मुद्दा सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं है बल्कि वोटर लिस्ट खुद एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। राजनीतिक दल अब बूथ लेवल पर बैठकर ये गणित लगा रहे हैं कि कितने नाम कटे, कितने जुड़े और कितने अभी भी अंडर एडजुडिकेशन। यही वजह है कि एक तरफ टीएमसी इसे लोगों पर अत्याचार बताकर भावनात्मक मुद्दा बना रही है और दूसरी तरफ बीजेपी इसे क्लीन वोट बनाम वोट बैंक की सीधी लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। अब एक और अहम सवाल, क्या अंडर एडजुडिकेशन का असर किसी खास इलाके या समुदाय पर ज्यादा पड़ा? कुछ रिपोर्ट्स में जरूर सामने आया कि सीमा से जुड़े जिलों और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में अंडर एडजुडिकेशन प्रतिशत औसत से ज्यादा है, लेकिन सच्चाई अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि ये तभी तय होगा जब सप्लीमेंट्री लिस्ट पूरी तरह जारी हो जाए। कितने नाम वापस जुड़े और कितने स्थायी रूप से हटे, ये पता लगना जरूरी है।